हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासें पढ़ाऊंगी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? आज की क्लास का हमारा टॉपिक है परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत एवं प्रक्रिया। दो टॉपिक को आज हम लेंगे। एक तो हम परामर्श के सिद्धांत को पढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक हमारा कि प्रक्रिया क्या है परामर्श की, मतलब किन किन स्टेप्स को फॉलो करके ये हमारी परामर्श प्रक्रिया कार्य करती है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत का मतलब होता है नियम। मतलब परामर्श देते समय हमें किन किन नियमों को फॉलो करना चाहिए बीइंग अ काउंसलर। तो देखिए, परामर्श प्रक्रिया में अगर हम बात करें सिद्धांतों की, तो ये कुछ निश्चित पॉइंट्स पर आधारित होती है। तो उन्हीं पॉइंट्स को आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने दिए हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत, परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत। अगर हम बात करें परामर्श की, तो देखिए, परामर्श कोई एक व्यक्ति को देने की चीज़ नहीं है। यह सभी बालकों को या जिस भी व्यक्ति की समस्या हो उसको परामर्श की ज़रूरत होती है और उसको सही सलाह देने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है कि अगर मान लीजिए कि हम एक तरह की समस्या है और एक तरह की समस्या के लिए हम समूह परामर्श दे रहे हैं। मान लीजिए विद्यालय में हम विद्यार्थियों को समूह परामर्श दे रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि हम एक साथ बैठ करके एक ही तरह से उनको सभी को सलाह दे दें या उनकी काउंसलिंग कर दें? नहीं, क्योंकि व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। किसी की रुचि कुछ होती है, किसी की आवश्यकता कुछ होती है, किसी का आईक्यू लेवल अलग होता है। तो हर चीज़ व्यक्ति एक समान नहीं होता है, उनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें सिद्धांत, तो हमें किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, तो पहला व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जिसको कि हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो पहला सिद्धांत हमारा क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। दूसरा सिद्धांत हमारा है गोपनीयता का सिद्धांत। गोपनीयता का सिद्धांत, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक, तो गोपनीयता का सिद्धांत मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हमें समस्या प्राप्त व्यक्ति या समस्या से ग्रसित बालक जो भी अपना डेटा दे रहा है परामर्शदाता को, जो भी चीज़ें वो अपने से संबंधित या अपनी समस्याओं से संबंधित जो कुछ भी बता रहा है, उसको कैसा रखना है? गोपनीय रखना है। तो ये नियम हमें फॉलो करना चाहिए कि अगर हम किसी को परामर्श दे रहे हैं बीइंग ए काउंसलर, तो हमें चीज़ों को क्या रखनी चाहिए? गोपनीय रखनी चाहिए, जिससे कि उसे यह लगे
परामर्श प्राप्तकर्ता को यह लगे कि जो भी डेटा हम दे रहे हैं ये किसी बाहर उसको वायरल नहीं करेंगे। तो दूसरा सिद्धांत हमारा है गोपनीयता का सिद्धांत। फिर स्वीकार्यता का सिद्धांत। स्वीकार्यता का मतलब एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, ठीक है। स्वीकार्यता का सिद्धांत मतलब आप जो परामर्श प्राप्त करता है उसको उसी रूप में स्वीकार करिए, उसके दोषों को भी स्वीकार करिए, उसके जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसको भी स्वीकार करिए, उसके जो बिहेव में परिवर्तन आया है, बिहेवियर में जो परिवर्तन है उसको भी स्वीकार करिए। मतलब हर चीज़ हमें बीइंग ए काउंसलर उनकी सारी परामर्श प्राप्तकर्ता की स्वीकार करनी है, तभी जा करके वह अपने बारे में खुल करके हमसे बात कर सकता है। और जब तक हमें सही ऑथेंटिक डेटा प्राप्त नहीं होगा हम कभी भी सही से काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं और ना ही सही से समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सहभागिता का सिद्धांत, पार्टिसिपेशन। मतलब कि पूरी तरह से परामर्शदाता और पूरी तरह से परामर्श प्राप्तकर्ता दोनों को ही इस प्रक्रिया में अपना अपना सहयोग देना है। दोनों की ही सहभागिता परम आवश्यक है, ना कि केवल हम सोचें कि केवल काउंसलर ही सब कुछ कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। केवल व्यक्ति ही सब कुछ कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों को मिल करके, दोनों की साझा हो करके, दोनों को आपस में विचार का आदान प्रदान करके समस्या का समाधान करना होता है। फिर है बच्चों तत्परता का सिद्धांत। ठीक, तत्परता का सिद्धांत मतलब रेडीनेस। रेडीनेस, परामर्शदाता और परामर्श प्राप्तकर्ता दोनों को ही परामर्श के लिए तत्पर होना चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ के लिए तत्पर नहीं होते हैं तब तक हम उस चीज़ को कभी भी सीख नहीं सकते हैं। तो इस नियम का भी फॉलो करना चाहिए। उसके बाद सहानुभूति का सिद्धांत। सहानुभूति का सिद्धांत मतलब एम्पैथी, ठीक है। तो सहानुभूति किससे, मतलब पूरी तरह से परामर्शदाता को परामर्श प्राप्तकर्ता के साथ पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। उसके सारी चीज़ों को आप बहुत लिबरल होकर के, बहुत मधुर संबंध बना करके उससे सारी चीज़ें उसके बारे में पूछिए और उसके बाद उसकी समस्या की चर्चा करिए और उसके बाद उसके समस्या का समाधान करिए। फिर है अनिर्देशात्मक दृष्टिकोण। मतलब नॉन डायरेक्टिव एटीट्यूड। नॉन डायरेक्टिव मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको प्रकार पढ़ाए हैं परामर्श के तो मैंने आपको नॉन डायरेक्टिव पढ़ाया है कि इसमें पूरा फोकस किस पर होता है, व्यक्ति पर होता है या विद्यार्थी पर होता है जिसकी समस्या होती है। मतलब मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है, व्यक्ति या विद्यार्थी। तो इस चीज़ को भी हमें फॉलो करना चाहिए। फिर अनुभव से सीखने का सिद्धांत। अनुभव से सीखने का सिद्धांत।
लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तो इन सिद्धांतों पर हमारा परामर्श प्रक्रिया कार्य करती है और इन नियमों को फॉलो करके परामर्श प्रक्रिया सुचारू ढंग से चलाई जाती है और व्यक्ति और विद्यार्थी की समस्या का समाधान किया जाता है। तो बच्चों, आज आपने पहले देखा कि परामर्श प्रक्रिया के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। अब इसी में एक और टॉपिक मैंने लगाया है, प्रक्रिया, मतलब परामर्श की क्या प्रक्रिया होती है, उसको भी आज हम पढ़ लेंगे। तो देखिए, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है इसको हम देखेंगे। परामर्श की प्रक्रिया कैसे कैसे काम करती है, स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले स्टेप की, तो सबसे पहले क्या होता है, संबंध स्थापित करना। मतलब रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, किसके बीच, परामर्शदाता को अपने परामर्श प्राप्तकर्ता के साथ एक मधुर संबंध बनाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, परामर्श प्राप्तकर्ता प्रेमवश, सहानुभूतिपूर्ण, वह ये समझ जाएगा कि जो भी परामर्शदाता मेरे लिए करेंगे वो मेरे वेलफेयर के लिए करेंगे। तो इसलिए वो अपनी सारी डेटा, सारी समस्या का कारण वो आपको खुल करके बताएगा, और जब आपको डेटा सही मिलेगा तो ही आप समस्या के समाधान में मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि संबंध अच्छे स्थापित करना, एक मधुर संबंध को स्थापित करना। उसके बाद दूसरे स्टेप की बात करें हम बच्चों, तो दूसरे स्टेप में समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्या समस्या है, किस क्षेत्र में समस्या है, व्यावसायिक है, शैक्षिक है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, भावनात्मक है, किस प्रकार की समस्या है और किस कारण ये समस्या इसके सामने आ रही है। तो इस चीज को भी सबसे पहले पहचानना कि समस्या क्या है, किस प्रकार की है। तो दूसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे, पहले मधुर संबंध स्थापित करेंगे क्लाइंट के साथ, देन हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। उसके बाद जब हम समस्या की पहचान कर लेंगे तो उसके निदान के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, निदान, कारण जानने के लिए कि समस्या का कारण क्या है। तो समस्या के कारण को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सूचना एकत्रित करेंगे, सूचना एकत्रित करना। तीसरे स्टेप में क्या आ जाता है, सूचना एकत्रित करना, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, अब जब हमें डाटा मिल गया, अब डाटा कलेक्ट हम कहाँ से करेंगे, व्यक्ति के परिवार से करेंगे, व्यक्ति के पड़ोसियों से करेंगे, व्यक्ति के विद्यालय से करेंगे, व्यक्ति के जिस संस्थान में काम कर रहा है उससे करेंगे, उसके सहपाठियों से करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के लोगों से हम डेटा एकत्रित करेंगे। जो विद्यार्थी से संबंधित समस्या है तो हम रिकॉर्ड्स चेक करेंगे विद्यालय में जाकर के, क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं इनके, क्या इनकी रुचि है, क्या अभिरुचि है, क्या आवश्यकता है,
क्या योग्यता है। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल हम एकत्रित करेंगे। कब करेंगे? जब समस्या की पहचान हो जाएगी। उसके बाद जब बच्चों सूचना एकत्रित हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? उसका विश्लेषण करेंगे। उसका एनालिसिस करेंगे। किसका? सूचना का। सूचना का एनालिसिस करेंगे। और जब हम सूचना का एनालिसिस कर लेंगे, जब उसका विश्लेषण कर लेंगे, तब हमें निदान मिलेगा। क्या मिलेगा? निदान। मतलब तब हमें डायग्नोस हो पाएगा कि समस्या का कारण क्या है। मतलब निदान में क्या होता है? कारण जानना। ठीक है। तो निदान में क्या करेंगे? कारण को जानेंगे कि आखिर समस्या है तो किस कारण से है, उस समस्या का कारण जानना। तो उसके बाद विश्लेषण के बाद हम कारण को जानेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? जब निदान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा, समस्या के समाधान के पहले हम क्या करेंगे? समस्या के समाधान के पहले योजना तो बनाएंगे समाधान की। समाधान की योजना बनाना, किस तरह से हम समस्या का समाधान करेंगे। समस्या की क्या करना? योजना बनाना, प्लानिंग करना। प्लानिंग फॉर रेमेडी, उपचार के लिए प्लानिंग करना। प्लानिंग फॉर रेमेडी, उपचार के लिए हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे कि किस किस तरह से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम समाधान की योजना बना लेंगे तब हम क्या देंगे? तब हम लास्ट में जाकर के हम क्या देंगे? परामर्श देंगे। मतलब जब योजना बन जाएगी तब परामर्श दिया जाएगा, तब उसके बाद परामर्श देंगे। ठीक है। अब जब हम परामर्श दे लेंगे, मतलब उपचार कर लेंगे, तो अब इस उपचार के लिए जब हमने परामर्श दे दिया तो अब जो हमने परामर्श दिया उसने कितना काम किया, उसने समस्या समाधान कितने % किया, उसने समस्या का समाधान या जो भी प्रगति हुई वो कितनी हुई, और जो समस्याग्रस्त बालक है या समस्याग्रस्त व्यक्ति है उसके लिए वो कितनी उपयोगी हुई। इसको पता करने के लिए लास्ट में हम क्या करेंगे बच्चों? अनुवर्ती सेवा, अनुवर्ती सेवा, फॉलो अप सर्विस करेंगे। फॉलो अप, ठीक है। तो अनुवर्ती सेवा का प्रयोग करेंगे, फॉलो अप सर्विस का यूज करेंगे। ठीक, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो भी हमने परामर्श दिया, काउंसलर को ये पता चलेगा कि जो भी उसने परामर्श दिया समस्या के समाधान के लिए, वो व्यक्ति या विद्यार्थी के लिए कितना उपयोगी रहा और आगे कितने समाधान के लिए सहायता करनी है, इस चीज़ का भी पता चलता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें हम लोगों ने परामर्श की प्रक्रिया और परामर्श के सिद्धांत की चर्चा की। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।